नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बैंकिंग रेजोनेंस। मेरा नाम है सूरज। हम बात कर रहे थे कि जनरल अवेयरनेस के स्टैटिक जीके पोर्शन में बैंकिंग एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए और किस तरीके से पढ़नी चाहिए। ये उस वीडियो का सेकंड पार्ट है। वीडियो का फर्स्ट पार्ट जो है मैंने ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस पार्ट को देखें ताकि जो है आप कंटिन्यूएशन में चीज़ों को रिलेट करके आसानी से समझ पाएँ। वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखने के लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं या फिर उस वीडियो की जो लिंक है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी है, आप उस लिंक पर भी क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स जो है आपको रीजनिंग और क्वांट सेक्शन के कोर्सेज इस चैनल पे मिलने शुरू हो जाएंगे, जो कि आपके अपकमिंग बैंक एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में काफ़ी वाइटल रोल प्ले करने वाले हैं। रीजनिंग में जो मेरा पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा सिलोजिज्म, और इसके साथ जो है मेंस लेवल के जो पजल्स होते हैं मैं उन्हें भी समझाऊंगा कि आपको उनको किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए। जो क्वांट में मेरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रेशियो बेस्ड क्वेश्चन, जो अर्थमेटिक का टॉपिक है, जिसमें हम कवर करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, देन पार्टनरशिप बेस्ड क्वेश्चन एंड देन एजेस। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू सब्सक्राइब द चैनल, और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि इस चैनल पे आए किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये है पार्ट 2 इस वीडियो का, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे स्टैटिक जीके पोर्शन में फॉर एसबीआई क्लर्क मेंस एग्जामिनेशन हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए। सिर्फ ये एसबीआई क्लर्क मेंस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग ही नहीं है, अगर आप बैंकिंग के किसी भी क्लरिकल एग्जामिनेशन के मेंस को देखें तो आपको स्टैटिक जीके में ये सारे टॉपिक जो हैं वो कवर करने बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 देखा होगा तो उसमें हम ऑलरेडी ये सारे टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था बैंक्स, उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर मौजूद हैं, उनके करंट सीएमडी एंड टैगलाइंस बैंक के क्या है, देन भारत में जो नेशनलाइजेशन हुए बैंक्स के वो कितने फेजेस में हुए, किस वर्ष में हुए, और सबसे इम्पॉर्टेंट उस फेज़ में कितने बैंक्स भारत में नेशनलाइज हुए थे। देन वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड एंड द रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस पब्लिश्ड बाय दीज ऑर्गेनाइजेशन। फिर हमने उस वीडियो में बात किया था नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में भी। सिमिलरली डैम्स, हाइड्रो थर्मल पावर प्लांट्स एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया था वीडियो में। इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स, जिससे 2 क्वेश्चन बन जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, जिससे 6 से 8 क्वेश्चन जो है आपके क्लरिकल मेंस एग्जामिनेशन में बन जाते हैं। देन हमने उस वीडियो में डिस्कस किया था इंडिया के यूनेस्को हेरिटेज साइट्स, जो कि इस वक्त 38 हैं भारत में, ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया था कंट्रीज़, उनके कैपिटल्स और उनकी करेंसीज को हम किस तरीके से मेमोनिक्स के थ्रू आसानी से याद कर सकते हैं। पार्ट 2 का जो ये वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट। चीफ मिनिस्टर स्टेट्स के याद रखना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इलेक्शंस होते हैं स्टेट्स में, ठीक है। हर इलेक्शन में एक चीफ मिनिस्टर बनते हैं जो कि 5 साल तक के लिए उस स्टेट में रहते हैं, अनलेस एंड अनटिल मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे पॉलिटिकल क्राइसिस ना हो तो। बट ये चीज़ आपको याद रखनी है, गवर्नर। इसको याद रखने के लिए आपको लेटेस्ट न्यूज़ के कंटिन्यूस टच में रहना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ राजस्थान स्टेट की, तो कुछ समय पहले तक इनके गवर्नर हुआ करते थे कल्याण सिंह, ठीक है। लेकिन बहुत जल्दी इनकी जगह कलराज मिश्रा को इस स्टेट का गवर्नर बना दिया गया, जो कि पहले गवर्नर थे हिमाचल प्रदेश के। अगर आप इस पॉइंट को अपने नोटबुक में मेंशन कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो गवर्नर का सेक्शन है उसे आप पेंसिल से ही नोट डाउन करें, ताकि आपको अगर इन फ्यूचर कुछ चीज़ें एडिट करनी हो तो वो आप आसानी से एडिट कर सकें। देन 2019 का सबसे हॉट टॉपिक, जिससे डेफिनेट सबको पता था कि एक क्वेश्चन तो बनता ही है, क्योंकि 2019 में लोकसभा इलेक्शन हुआ था, मिनिस्ट्रीज ऑफ कैबिनेट। पूरी उम्मीद है कि 2020 में भी यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसमें आपने याद क्या क्या करना है, नेम ऑफ द मिनिस्टर आपको पता होना चाहिए, फिर उनके पास कौन कौन सा मंत्रालय है वो पता होना चाहिए, और उनका सांसदीय क्षेत्र कौन सा है, कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि एक मिनिस्टर के पास सिर्फ एक ही मिनिस्ट्री होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में, तो इस वक्त उनके पास 4 मंत्रालय हैं भारत में, ठीक है। जैसे अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, यानी रासायनिक और उर्वरक का जो मंत्रालय है
वो इस वक्त है DV सदानंद गौड़ा के पास, ठीक है, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है नॉर्थ बेंगलुरु। तो आपको इस तरीके से जो है ये याद रखना होगा। 2019 में जो मेंस का क्वेश्चन पूछा गया था फॉर मिनिस्ट्री ऑफ कैबिनेट, वो था मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स किसके पास है, तो उसका सीधा सा आंसर था अर्जुन मुंडा, जो कि पहले चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे झारखंड के। वेल, ये जो टॉपिक है फेस्टिवल, ये एग्जाम्स में कभी आते हैं कभी नहीं आते। पिछली बार एक क्वेश्चन आया था फेस्टिवल से, मैं पिछली बार फेस्टिवल पढ़ के नहीं गया था। लेकिन स्टैटिक जीके की एक बहुत अच्छी खासियत यह है कि यहाँ पर टॉपिक्स जो हैं वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं जाके रिलेट कर ही जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, मैं फेस्टिवल पढ़ के नहीं गया था, बट मैं नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अच्छी तरीके से पढ़ के गया था। तो इसमें एक नेशनल पार्क मैंने पढ़ा था, हेमिस नेशनल पार्क, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है फॉर स्नो लेपर्ड। और ये जो हेमिस नेशनल पार्क है ये लोकेटेड है लेह में, नाउ इन लद्दाख। उस समय जम्मू एंड कश्मीर हुआ करता था 2019 का, जब मैंने मीन्स दिया था। सो जो फेस्टिवल का क्वेश्चन आया था वो आया था कि हेमिस फेस्टिवल, ठीक है, हेमिस फेस्टिवल जो है वो किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। तो अब मुझे फेस्टिवल तो नहीं पता था, बट मुझे इतना पता था कि हेमिस नेशनल पार्क लेह में है। तो इससे हमने यहाँ पर सीधा अंदाज़ा लगाया, जो कि बिल्कुल सही भी था, कि हेमिस फेस्टिवल जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में ही सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस तरीके से आप स्टैटिक जीके के किसी भी दो टॉपिक को हम कभी भी रिलेट कर सकते हैं। देन आपको काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना इन टॉपिक्स के जो हम बात कर रहे हैं। जैसे अगर हम डांसेस की बात करें तो आपको भारत के जितने भी क्लासिकल डांसेस हैं वो पता होने चाहिए, और वो किस स्टेट के डांसेस हैं। जैसे भरतनाट्यम तमिलनाडु, ठीक है, उसी तरह से कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, देन मोहिनीअट्टम और कथकली केरला, उसी तरीके से कथक मणिपुरी, ये जितने भी क्लासिकल डांस हैं आपको पता होना चाहिए कि ये किस स्टेट के हैं। देन हम इंडियन नोट्स की बात करें तो अब हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000, यही है इंडियन करेंसीज, ठीक है। आपको इसमें पढ़ना है पहला चीज़ कलर, दूसरा बैक साइड में क्या चीज़ें हैं इनके, और तीसरा जो है इसका डायमेंशन क्या है, ठीक है। जैसे 2019 में जो है 20 का नोट नया रिलीज़ हुआ था, तो ये काफ़ी ज़्यादा इससे क्वेश्चन बन रहे थे एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। इवन मैंने एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखा था कि 20 का जो नोट है उसका कलर क्या है, और वहाँ पर 5 में से 2 ऑप्शन थे, एक था ग्रीनिश येलो और एक था येलोइश ग्रीन, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ये दोनों ही सही होने चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। 20 के नोट का सिर्फ एक कलर है, वो है ग्रीनिश येलो। अगर आप ये चीज़ पढ़ के नहीं गए हैं तो आप इस ऑप्शंस में पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसी तरीके से आपको हर एक नोट के कलर को पता होना चाहिए। देन उस नोट के पीछे क्या छपा है, जैसे अगर मैं 20 के नोट की बात करूं तो इसके पीछे जो है एलोरा केव्स है। उसी तरीके से 200 की बात करूं तो इसके पीछे सांची स्तूपा, मध्य प्रदेश का जो यूनेस्को साइट्स है, वो छपा है। फिर बात करते हैं डायमेंशन की, तो 20 के नोट का जैसे डायमेंशन है 63 × 147 mm स्क्वायर। आपको ये डायमेंशन भी पता होना होगा। आप इसका विथ याद रखें, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, विथ आप मिस भी कर सकते हैं, बट आपको लेंथ याद रखना है। यहाँ पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि 20 के नोट का विथ क्या होगा या 20 के नोट का लेंथ क्या होगा। सीधा क्वेश्चन अगर आना है तो आएगा 20 के नोट का डायमेंशन क्या होगा, दैट्स इट। देखिए, अब हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स के ऊपर जिसे आप करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो देख सकते हैं, बट एक्चुअली में आप इसके लिए अपने नोटबुक में एक अलग से सेक्शन बना सकते हैं और इसे एज ए स्टैटिक जीके ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है, जो कि मैंने किया था। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं। सो इसमें जो सबसे पहला चीज़ आपको पढ़ना है वो है लेटेस्ट सेक्रेटरीज ऑफ मिनिस्ट्री, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, इस वक्त हमारे फिनेंस सेक्रेटरी जो हैं वो हैं श्री राजीव कुमार, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं सिविल एविएशन सेक्रेटरी, इस वक्त हमारे हैं प्रदीप खरोला, जो कि चीफ भी हैं इस वक्त एयर इंडिया के, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज लिख देता हूँ जिनके सेक्रेटरीज आपको याद करने हैं। पहला है होम, दूसरा इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी,
देन फिनेंस, देन आ जाता है आपका टेलीकॉम सेक्टर यानी टेलीकॉम सेक्रेटरी, देन पावर सेक्रेटरी, टेक्सटाइल सेक्रेटरी एंड लास्ट में सिविल एविएशन सेक्रेटरी। जितने भी ये सेक्रेटरीज मैंने आपको बोले हैं ये आपको याद होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सो इसमें हम देखेंगे इंडियन एम्बेसडर्स एंड हाई कमिश्नर्स। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर एक बेसिक डिफरेंस बता देता हूँ। जैसे जितने भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं, ठीक है, अगर भारत के दूत उन कंट्रीज़ में होंगे जो कॉमनवेल्थ हैं तो वहाँ पर उन्हें डेसिग्नेशन मिलेगा हाई कमिश्नर का। लेकिन अगर भारत के दूत होंगे वैसे कंट्रीज़ में जो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं तो वहाँ पर उन्हें डेसिग्नेशन मिलेगा एम्बेसडर का। जैसे आसान शब्दों में अगर मैं बोलूँ तो इंडिया के जो दूत होंगे पाकिस्तान में वो वहाँ पर हाई कमिश्नर कहलाएंगे, लेकिन इंडिया के जो दूत होंगे चाइना में वो वहाँ पर एम्बेसडर कहलाएंगे। ठीक है, तो ये आपको सारी चीज़ें याद नहीं रखनी है, आपको बस इतना याद रखना है कि जिस देश के साथ इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं या जिस देश के साथ इंडिया के रिलेशंस काफ़ी स्ट्रांग हैं या रिलेशन अच्छे बन रहे हैं, ठीक है, उन देश के आपको एम्बेसडर्स याद रखने हैं, हाई कमिश्नर्स याद रखने हैं। जैसे अभी हाल ही में इंडिया ने नॉर्थ कोरिया को एक मेडिकल असिस्टेंस दिया है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इंडियन एम्बेसडर टू नॉर्थ कोरिया कौन है। वैसे इंडिया और चाइना के भी बीच में जो है काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, तो आपको पता होना चाहिए इंडियन एम्बेसडर टू द चाइना कौन है। तो इसका आंसर है विक्रम मिश्री पूरा नाम है, लेकिन विक्रम भी याद रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। फिर इंडिया और पाकिस्तान का तो हमेशा याद रखिए, इंडियन हाई कमिश्नर टू द पाकिस्तान है इस वक्त हमारे अजय। ठीक है, याद करने का सिंपल सा तरीका है, इंडिया हमेशा पाकिस्तान से अजय रहा है और चाइना के सारे कूटनीति का जवाब जो है भारत ने वीरता के साथ दिया है। तो वीरता दूसरा नाम है विक्रम। विक्रम मैं यहाँ से रिलेट कर रहा हूँ, जो कारगिल युद्ध के हीरो थे हमारे परमवीर चक्र विक्रम बत्रा, वीरता का दूसरा नाम मैंने वहाँ से रिलेट करके जो है इसे याद किया। तो यही सारी चीज़ें हैं, आपको सारे एम्बेसडर्स और हाई कमिश्नर्स याद नहीं रखने। जिस देश के साथ भारत ने अभी लेटेस्ट मिलिट्री डील्स किए हैं, ठीक है, या जिस देश के साथ भारत के कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं जैसे नेपाल हो गया, और जिस देश के साथ भारत इस वक्त दोस्ती का हाथ जोर शोर से बढ़ा रहा है जैसे नॉर्थ कोरिया, ठीक है, ये सारे आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। सो जो नेक्स्ट स्लाइड है वो आपका बुक्स एंड ऑथर्स का है। इसके लिए आप अपनी नोटबुक में 4 से 5 पेजेस छोड़ दीजिए। ठीक है, बुक्स एंड ऑथर्स में आप क्या क्या पढ़ सकते हैं, जैसे जो भी लेटेस्ट बुक्स आई है उनके ऑथर्स, ठीक है, जैसे किसी की ऑटोबायोग्राफी रिलीज़ हुई है या बायोग्राफी रिलीज़ हुई है तो उनके ऑथर्स आपको पता होने चाहिए। जैसे बुक्स एंड अवार्ड्स में काफ़ी सारे प्राइज़ भी होते हैं, जैसे बुकर प्राइज़ होता है, ठीक है ना, दयाल थॉमसन प्राइज़ होता है, भारत में ज्ञानपीठ अवार्ड होता है। तो इन सारे बुक्स को तो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। जैसे बुकर प्राइज़ था 2019 का, ये मिला था बुक सेलेशियल बॉडीज़ को, ठीक है, सेलेशियल बॉडीज़, जो कि लिखा था जोखा अल हारती, ठीक है ना, जोखा अल हारती ने लिखा था इस बुक को, जो कि थी ओमान की, ओमान जिसका कैपिटल है मुश्कत, है ना। तो इस तरीके से जो है आपको बुक्स और उनके ऑथर्स याद होने चाहिए, खासकर उन बुक्स के तो नाम आपको याद होने ही चाहिए जिनको अवार्ड मिला था। जैसे 2018 का ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था अमिताभ घोष को फॉर गन आइलैंड, ठीक है। तो इस तरीके से बुक्स एंड ऑथर्स जो लेटेस्ट हैं आपको याद होने चाहिए। देन भारत की जो बायलैटरल एक्सरसाइजेज होती हैं या मल्टी एक्सरसाइजेज होती हैं, चाहे वो आर्मी की हो, नेवी की हो, ठीक है, एयरफोर्स की हो या कोस्ट गार्ड की हो, आपको ये सारी एक्सरसाइजेज जो हैं वो याद रखनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जो भारत और वियतनाम, ठीक है ना, इंडिया और वियतनाम के बीच में जो कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज हुई थी 2019 में, कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज हुई थी 2019 में इन बे ऑफ बंगाल, इन बे ऑफ बंगाल नियर तमिलनाडु, ठीक है, उसका नाम था सहयोग हॉपटेक, ठीक है। अब आपको देखिए यहाँ से आप कैसे रिलेट करें। 2019 में मैंने मेंस के एग्जामिनेशन में बोला था कि कंट्री और उनके कैपिटल आए थे, ठीक है, तो एक कैपिटल पूछा गया था मुझसे वियतनाम का। अब ये कैसे क्वेश्चन बना, तो ये इसी करंट अफेयर से क्वेश्चन बना। इंडिया ने लेटेस्ट मिलिट्री डील की थी वियतनाम के साथ, सहयोग हॉपटेक, ठीक है, तो यहाँ से वियतनाम न्यूज़ में रहा और इसके चलते जो है
वियतनाम का कैपिटल मेंस एग्जामिनेशन में आया। आपको इसमें याद क्या क्या करना है। पहला, जो भी एक्सरसाइज हो रही है वो किस एडिशन की एक्सरसाइज है, ठीक है, उसमें कौन सा देश है इन्वॉल्व है भारत के साथ, कौन सी कंट्री या कंट्रीज जो भी हो, कोई मल्टीनेशनल एक्सरसाइजेस भी होती हैं, सॉरी कंट्रीज है ना। देन उसके बाद ये एक्सरसाइज का जो होस्ट कंट्री है वो कौन है। अगर कोई बाहर का देश है तो आप सिर्फ उस देश का नाम याद रखिए, उस देश में जिस सिटी में हुआ है उसको याद रखिए, लेकिन अगर भारत में है तो आपको पूरा याद होना चाहिए, पूरा लोकेशन याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। देन वेरियस आईआईटी इनिशिएटिव्स जो हैं वो आपको याद होने चाहिए। जैसे आईआईटी गुवाहाटी ने अभी हाल ही में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है विद आरडी ग्रो ग्रीन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जिसके अंतर्गत वो जो है सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो है वो प्रोवाइड कराएंगे। सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो है वो प्रोवाइड कराएंगे। तो डिफरेंट आईआईटी के जो इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि जिस आईआईटी ने कुछ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया हो या जिस आईआईटी ने कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम किया हो, इस तरह के क्वेश्चन जो लेटेस्ट होते हैं उसके लिए भी आप अलग से एक सेक्शन रखिए और वहाँ पे जितनी भी आईआईटी से रिलेटेड न्यूज़ है उसे आप लिखिए। जैसे एक ऐप अभी हाल ही में लॉन्च किया है, रोशनी ऐप, ठीक है, ये लॉन्च किया है आईआईटी रोपार ने, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या हो सकता है कि जो ब्लाइंड लोग हैं वो करेंसी नोट्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ठीक है, कि वो करेंसी नोट जो है वो असली है या नहीं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। देन जो वेरियस आरबीआई की कमिटीज बनती हैं आपको उन्हें भी याद रखना है। 2018 में इससे एक क्वेश्चन आया था। जैसे क्वेश्चन था इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क जो कमिटी बनी थी आरबीआई की, उसके हेड कौन थे, तो इसका आंसर था बीमल जलान, ठीक है, बीमल जलान जो कि भारत के रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर भी रह चुके हैं। तो इसी तरीके से डिफरेंट, जैसे कमिटी ऑन करेंसी मूवमेंट CCM, ये जो कमिटी बनी थी आरबीआई की, इसके हेड थे DK मोहंती। तो इसी तरीके से जो डिफरेंट कमिटीज़ बन रही है मोहंती, ठीक है ना, डिफरेंट कमिटीज़ बन रही है आरबीआई के, आपको पता होना चाहिए कि उनके हेड कौन है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो अमूमन तौर पर पूछे जाते हैं। देन जो वेरियस स्पोर्ट्स में अवार्ड मिले हैं वो आपको याद होना चाहिए। जैसे अगर 2019 के खेल रत्न अवार्ड की हम बात करें, ठीक है, तो ये मिला था बजरंग पुनिया जो कि रेसलिंग से एसोसिएटेड है, ठीक है। और जो दूसरा मिला था वो मिला था दीपा मलिक, ठीक है, जो कि पैरा एथलेटिक्स से एसोसिएटेड है। सो जो डिफरेंट स्पोर्ट्स में अवार्ड मिल रहे हैं आपको वो भी पता होना चाहिए। देन जीआई टैग से भी एक क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जामिनेशन में। जीआई टैग्स यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स, ठीक है ना, इंडिकेशंस टैग। जैसे अगर मैं बात करूं, एक 2019 की न्यूज़ थी जहां पर वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, ठीक है, दैट की जो रसगुल्ला है वो किसका स्टेपल फूड है या फिर मेन डिश कहाँ से ओरिजिनेट हुई है रसगुल्ला। सो यहाँ पर जो उड़ीसा का आर्ग्यूमेंट्स था वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था एज़ कम्पेयर टू वेस्ट बंगाल, क्योंकि उड़ीसा में आप सभी को पता होगा जगन्नाथ रथ यात्रा होती है जो कि पुरी से ओरिजिनेट होती है। सो यहाँ पर जो है पुरी में रसगुल्ला को एज अ प्रसाद बांटा जाता था। और ये जो जगन्नाथ रथ यात्रा है ये अभी ये कुछ 200 या 300 सालों की बात नहीं है, ये बहुत पहले से सदियों से ये जो जगन्नाथ रथ यात्रा है वो चलती आ रही है। तो यहाँ पे रसगुल्ला का जो जीआई टैग है वो उड़ीसा स्टेट को मिल गया था। इसी तरीके से अभी न्यूज़ में जो है एक है कोला चिली, ठीक है, इसका जीआई टैग जो है वो गोवा स्टेट को मिला है। देन एक है तिरूर, मे भी शायद ये वर्ड आपको यूज़ ना करे अगर एग्जाम्स में क्वेश्चन है तो, बैटल लीफ, ठीक है ना, क्योंकि तिरूर जो है एक डिस्ट्रिक्ट है केरला का, तो इसका जो जीआई टैग है वो मिला है केरल को, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देन जो वेरियस लोन्स इंडिया या इंडिया के स्टेट्स लेते हैं फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड, वो भी आपको समझना है। लोन का पर्पस समझना है, लोन का अमाउंट समझना है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश ने AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है ना, इससे लोन लिया है अराउंड $400 मिलियन का, $400 मिलियन का फॉर मेंटेनिंग वाटर सप्लाई इन द स्टेट। आपको AIIB के बारे में बता देता हूँ। इसका जो हेड क्वार्टर है वो आपको पड़ेगा बीजिंग में, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इंडिया की बात करूं एज अ होल, ठीक है, तो इंडिया ने जो है वर्ल्ड बैंक से अराउंड $250 मिलियन का जो है लोन लिया है। ये लोन जो है वो पूरी तरह से है नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट, जिसके अंतर्गत ये वुमेन्स को जो है वो हेल्प करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से वेरियस लोन जो ऑर्गेनाइजेशन से इंडिया ले रही है उसका अमाउंट आपको पता होना चाहिए, कौन सी संस्था से लोन ले रही है वो पता होना चाहिए, ठीक है। और मे बी यही संस्था जो है जो न्यूज़ में है उनके आपके मे बी हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं ये पूछा जा सकता है, उनका स्थापना कब हुआ था ये पूछा जा सकता है, उसके करंट डायरेक्टर जनरल या हेड कौन है ये पूछा जा सकता है। जैसे वर्ल्ड बैंक जो है वो वॉशिंगटन DC में स्थित है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो ये है लास्ट टॉपिक जो आपको स्टैटिक जीके में पढ़ना है, रैंक ऑफ इंडिया। अगर आप 2019 में होते तो मैं आपको GDP प्रोजेक्शन भी बोलता पढ़ने के लिए, जो वेरियस ऑर्गेनाइजेशन ने GDP प्रोजेक्शन दिया था इंडिया के लिए। बट चूंकि कोविड पीरियड में GDP पे इतना खासा कोई ध्यान दे नहीं रहा है तो यहाँ से मे भी क्वेश्चंस ना बने। बट रैंक ऑफ इंडिया आपको इम्पॉर्टेंट है समझना। जैसे अगर मैं बात करूँ भारत के रैंक में, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंक, ठीक है ना, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, इसमें जो भारत की रैंक है वो है 140th। तो आपको यहाँ पे भारत की रैंक याद रखनी है और ये भी याद रखना है कि इस रिपोर्ट में कौन सा कंट्री जो है वो टॉप पे है। तो इस रिपोर्ट में फिनलैंड जो है वो टॉप में है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ भारत में किड्स राइट्स इंडेक्स का, ठीक है, तो इस वक्त भारत इसमें 117th रैंक पे है और जो टॉप पे इस वक्त वो है आइसलैंड। देन सिमिलरली अगर हम बात करें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की, तो इस वक्त इसमें भारत अगेन 140th रैंक पे है एंड जो टॉप कंट्री है वो है नॉर्वे। सॉरी, जो टॉप कंट्री है इसमें वो है नॉर्वे। सो आपको ये भी यहाँ पे समझना है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है वो कौन पब्लिश करता है। तो ये पब्लिश करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है। सो ये फाइनल टॉपिक्स थे पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियोस के, जो मैंने दोनों वीडियोस में दोनों पार्ट्स में एक्सप्लेन किए आपको, ठीक है। ये सारे टॉपिक अगर आपने स्टैटिक जीके में कवर कर रखे हैं तो मेरी गारंटी है कि 50% सिलेबस जो है वो आपका ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा जनरल अवेयरनेस का, यानी 25 मार्क्स जो हैं आप ऑलरेडी सिक्योर करके चलेंगे। मे बी SBI क्लर्क का कट ऑफ जो है वो 100 के अराउंड ही रहता है जनरल कैटेगरी के लिए। तो अगर आप 25 सिर्फ इसी टॉपिक्स को पढ़ के हासिल कर सकते हैं तो सोचिए करंट अफेयर्स को पढ़ के आप अपने स्कोर को जो है 40+ भी कर सकते हैं। तो इसके साथ आपको काफ़ी ज़्यादा सहूलियत मिल जाएगी 100 तक स्कोर करने का। बाकी सेक्शंस में आप थोड़ी सी नरमी भी बरत सकते हैं। सो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।